स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की आईटीआई एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करेंगे पार्ट 15। इसके पहले के 14 पार्ट हो चुके हैं सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के। अगर आपने उन्हें नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको पहले नंबर पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यहाँ आई बटन पर भी आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। वहाँ से आप उन 14 पार्ट्स को इसके बाद ज़रूर देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। एंड प्लीज़ वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। एंड इससे पहले आपको बता दें, सभी वीडियोज़ की तरह सभी पार्ट की तरह इसमें भी लास्ट में एक क्वेश्चन आप सभी के लिए होगा जो कि बोनस क्वेश्चन है, किसी भी एक प्रीवियस पार्ट से हो सकता है। उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। जिसके भी कमेंट सही होंगे उन पर हम लाइक और रिप्लाई ज़रूर करेंगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे जिससे आप आसानी से क्वेश्चंस को याद कर पाएँ एंड एग्जामिनेशन में उन्हें रिकॉल कर पाएँ। यही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन है आपका। व्हाट द टोटल टर्न ऑन टाइम, TON जिसे बोलते हैं, वाइल ट्रांजिस्टर मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम V2 टू V1। ये फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पे कि V2 से जब V1 तक ट्रांजिस्टर जो है अपना यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रांजिस्टर कर रहा है, तो उसमें टर्न ऑन टाइम TON टर्न जिसे बोलते हैं वो यहाँ पे क्या है। तो एक्चुअल में फिगर थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, इसको जूम भी अगर कर लें तो बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पहुँच रहा है, जब ये टर्न ऑन हो रहा है ट्रांजिस्टर, तो उसी टाइम को पूछ रहा है कि वो टाइम कितना होगा। ये टर्न ऑन टाइम है यहाँ पे, ये एंड ये अलग अलग टाइम यहाँ पे दिए गए हैं। बट फिगर आपका ऐसे ही है PDF में, तो इसलिए यहाँ पे हम एक अलग सा फिगर लगाएंगे, फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा था, जैसे ट्रांजिस्टर यहाँ से देखिए स्टार्ट हुआ, टर्न ऑन होना, ऊपर जाना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे फुली क्या हो गया, ऑन हो गया। ठीक, तो ये टोटल टर्न ऑन टाइम इसका अगर लगा तो यहाँ पे इसी टाइम को हमें निकालना है कि टर्न ऑन टाइम है कितना। तो यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट हुआ वो पोर्शन TD एंड प्लस जहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है ये TR, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, टर्न ऑन टाइम हो जाएगा, TD प्लस TR। ठीक है, इस फिगर में थोड़ा आपको क्लियरिटी आ गई होगी। ये होता है टर्न ऑन टाइम एंड इधर आपको दिखता है टर्न ऑफ टाइम। अगर टर्न ऑफ टाइम आपको निकालना हो तो क्या निकलेगा, यहाँ पे TS एंड TF, इन दोनों को तो आप जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो टर्न ऑफ टाइम यहाँ पे TS आपका दिख रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच डिवाइस इज मेड अप ऑफ यूजिंग द मेथड ऑफ पॉइंट कॉन्टैक्ट, ग्रोन, डिफ्यूजन एंड एलॉय जंक्शन। मतलब बिंदु संपर्क है, डेवलप, ग्रोन यानी विकसित है, ठीक है, डिफ्यूजन हुआ है और क्या है, मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके बनाई जाती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसी कौन सी डिवाइस है, इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, ये तो हो नहीं सकती, ये तो अपने आप इंडिपेंडेंट डिवाइस हैं। यहाँ पे है ट्रांजिस्टर। क्या है, ट्रांजिस्टर। आप सब लोग जानते हैं ट्रांजिस्टर क्या होता है। इसमें देखिए जंक्शन भी होता है, ठीक है, PN जंक्शन, डायोड जिसे हम कहते हैं, जंक्शन भी होता है, ठीक है, डोपिंग भी होती है, एलॉय जो होते हैं आप कह सकते हैं उन्हें, एंड EBC आप सभी को पता है ना कि इसमें एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, ये 3 पार्ट्स भी यहाँ पे रहते हैं अलग अलग। तो यही यहाँ पे राइट आंसर है आपका, ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 53 है, वाई द कलेक्टर रीजन इज फिजिकली मेड लार्जर देन एमीटर रीजन इन अ ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर में जो कलेक्टर क्षेत्र होता है वो भौतिक रूप से उत्सर्जक से बड़ा क्यों बनाया जाता है। तो कलेक्टर रीजन को बाकी जो उत्सर्जक हैं उनसे बड़ा इसलिए हम बनाते हैं वहाँ पे कि उन्हें ज़्यादा हीट जो है डिसिपेट करनी रहती है। क्या करनी रहती है, उन्हें ज़्यादा हीट डिसिपेट करनी रहती है। एक्चुअल में इस तरह से होता है आपका PNP ट्रांजिस्टर एंड NPN ट्रांजिस्टर, आप सब लोग जानते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या, कलेक्टर होता है, बेस होता है, एमीटर होता है, 3 पार्ट्स होते हैं आपके। इनको हम अलग अलग फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस में जोड़ते हैं इनके प्रयोग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली दिख भले रहा है कि ये सेम सेम है, सेम सेम बनाए गए हैं समझने के लिए, बट एक्चुअल में जो कलेक्टर एरिया होता है, ठीक, यहाँ पे कलेक्टर रीजन जो होता है वो एमीटर रीजन से हमेशा बड़ा रखा जाता है, लार्ज रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द फंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इफ एमीटर टू बेस एंड कलेक्टर टू बेस आर फॉरवर्ड बायस। देखिए अभी बायसिंग की यहाँ बात आ गई कि अगर एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस दोनों को किस में जोड़ा गया है, फॉरवर्ड बायस में, तो वो ट्रांजिस्टर किस तरह काम करेगा, कैसे फंक्शन करेगा। एज एम्पलीफायर एक्ट करेगा, एक्ट्स एज एन ऑसिलेटर, एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट, या एक्ट्स एज अ क्लोज स्विच। तो ऐसे केस में आपका जो ट्रांजिस्टर है वो क्या करेगा, एक क्लोज स्विच की तरह जो है फंक्शन करेगा, कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द मेन एडवांटेज ऑफ अ क्लास A एम्पलीफायर। एक क्लास A एम्पलीफायर का
मेन लाभ, मुख्य लाभ क्या होता है। तो देखिए एम्पलीफायर की भी कई कैटेगरी होती है, क्लास ए बी सी इस तरह अल्फ़ाबेटिकली रखी जाती है। तो क्लास ए जो एम्पलीफायर है उसका मेन लाभ यहाँ पे ये है कि उसमें डिस्टॉर्शन जो होता है वो मिनिमम होता है। क्या होता है, डिस्टॉर्शन मिनिमम होता है। क्यों, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हमने लिख दिया है कि जो क्लास ए आपका पावर एम्पलीफायर होता है वो एक ऐसा एम्पलीफायर होता है जिसमें जो आउटपुट करंट फ्लो होता है, ठीक है, फॉर द एंटायर साइकिल ऑफ द एसी इनपुट सप्लाई, ठीक, वो क्या रहता है, वो एक कंप्लीट सिग्नल प्रेजेंट होता है जो इनपुट में, वही हमें आउटपुट में पूरा पूरा एम्पलीफाई होके मिल जाता है। यहाँ लिख रहा है ना, हेंस द कंप्लीट सिग्नल प्रेजेंट एट द इनपुट इज एम्पलीफाइड एट द आउटपुट, मतलब उसमें डिस्टॉर्शन बिल्कुल नहीं होता, जो आपका इनपुट रहता है पूरा पूरा एम्पलीफाई होकर आपको आउटपुट में मिल जाता है, मतलब उसमें बिल्कुल मिनिमम डिस्टॉर्शन आपका होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्रोड्यूसेस सिग्नल वेव्स आर पल्स विदाउट एन इनपुट। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है। ये प्रीवियस पार्ट में भी ये क्वेश्चन एक था आपका। तो यहाँ पे होता है ऑसिलेटर सर्किट। कौन सा, ऑसिलेटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होते हैं बिना इनपुट के भी क्या होता है, जो सिग्नल तरंगे हैं या पल्सेस हैं उनको ये प्रोड्यूस करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 57 नंबर, व्हिच सर्किट इज एसेंशियल टू मेंटेन ऑसिलेशंस आर वेव इन एन ऑसिलेटर सर्किट। एक ऑसिलेटर सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है। रेक्टिफायर विद फिल्टर, यानी फिल्टर के साथ रेक्टिफायर लगा देना, वोल्टेज मल्टीप्लायर, नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। किसी भी जो सर्किट है अगर उसे हमें मेंटेन करना ऑसिलेशन में, ठीक है, या वेव में ऑसिलेटर सर्किट को, तो हमें एक पॉजिटिव फीडबैक चाहिए होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये अगर ऑसिलेशन को हमें बनाए रखना है तो पॉजिटिव फीडबैक आता है, एक नेगेटिव फीडबैक भी होता है। नेगेटिव फीडबैक जनरली करेक्शन के लिए होता है कि कुछ ऐसा नेगेटिव फीडबैक आए तो फिर वो करेक्शन उसमें करने के लिए एक एरर सिग्नल जनरेट होता है एंड उससे फिर वो करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की यही खासियत होती है कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो खुद से उसे करेक्ट करने की, मॉनिटर करने की, इन सब चीज़ों की कोशिश कर सकती है। इलेक्ट्रिकल से इसलिए थोड़ी सी वो डिफरेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द मेन एप्लीकेशन ऑफ यूनी जंक्शन, जिसे हम यूजेटी कहते हैं, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। रेक्टिफिकेशन है, एम्पलीफिकेशन है, रेगुलेटर सर्किट है या ट्रिगरिंग सर्किट है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसका काम होता है ट्रिगरिंग सर्किट में। जो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं ये जनरली लगाए जाते हैं ट्रिगरिंग सर्किट में। इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसे आप लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है कि आप किसी स्विच को दबाते हैं तब वो सर्किट ट्रिगर होता है एंड आपका फंक्शन होता है। बट इलेक्ट्रॉनिक्स में आप इस तरह की स्विचेज आप नहीं पाएंगे कि आप हाथ डाल दें अंदर कोई चीज़ दबा दें, क्योंकि वो बड़े छोटे छोटे कंपोनेंट्स होंगे। तो वहाँ पे ऐसे ट्रिगरिंग सर्किट लगाए जाते हैं, यूजेटी लगाया जाता है, बाकी चीज़ें लगाई जाती हैं जिससे वो सर्किट ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 59 नंबर, व्हिच डिवाइस हैज़ वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस, लो नॉइज आउटपुट, गुड लीनियरिटी एंड लो इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटी। किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा होती है, कम शोर निर्गत होता है एंड अच्छी रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कौन सा है यहाँ पे, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसे हम FET कहते हैं, ठीक है। तो इम्पीडेंस क्या होता है, यहाँ पे बोला ना वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस बेसिकली आपका एक तरह का रेजिस्टेंस ही समझिए इसको, रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस जो है ये आपका इम्पीडेंस रहता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन करंट कंट्रोल मॉसफेट कंपेयर टू जेफेट, ठीक है। JFET या जेफेट जो भी आप इसको कहें, की तुलना में जो मॉसफेट है उसमें धारा नियंत्रण में क्या अंतर है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि मॉसफेट एंड उसमें धारा नियंत्रण में क्या अंतर आपका आता है। तो जो आपका मॉसफेट होता है वो जेफेट से कैसे अलग होता है। देखिए मॉसफेट में आपका क्या होता है कि एक इंसुलेटिंग लेयर होती है एंड जेफेट में आपका क्या होता है, इसमें आपका जंक्शन रहता है, ठीक है। क्या रहता है, जंक्शन रहता है। मॉसफेट का अगर एक फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म ये होता है आपका मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यही होता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका यहाँ पे इंसुलेटिंग जो लेयर होती, पहला नंबर सही है वैसे, यहाँ पे देख लेते हैं। जो इंसुलेटिंग लेयर होती बेसिकली ये क्या करती है इसमें कि, तो ये इंसुलेटिंग लेयर क्या करती है ना कि आपका जो इनपुट इम्पिडेंस है उसे बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है कि ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन के लिए। तो यही यहाँ पे
अंतर होता है धारा नियंत्रण में, ठीक है। जेफेट की तुलना में मॉसफेट में ये अंतर होता है आपका, इसमें इंसुलेटिंग लेयर्स होती हैं इंस्टीड ऑफ जंक्शन, इसमें क्या होता है, जंक्शन होता है। एंड इंसुलेटिंग लेयर का क्या फ़र्क पड़ा वो भी हमने आपको बता दिया। इनपुट इम्पीडेंस को क्या करता है, इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे ये ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है किसके लिए, वोल्टेज फ्लक्चुएशन के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 61 नंबर, व्हाट द टाइप ऑफ एम्पलीफायर सर्किट। इस एम्पलीफायर सर्किट का आपको नाम बताना है। देखिए एम्पलीफायर सर्किट आपके 3-4 तरह के यहाँ पे होते हैं। जैसे एक तो कॉमन बेस, अगर कॉमन बेस है तो कॉमन बेस हो गया, अगर एमीटर को कॉमन रख के बनाया गया तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, कलेक्टर है तो कलेक्टर, या क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर भी यहाँ पे होता है, ठीक। तो ये एमीटर बेसिकली है आपका कॉमन कलेक्टर। इसमें आप देखेंगे जो कलेक्टर है वो आपका इसमें कॉमन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे इस फिगर में अगर ना क्लियर हो तो ये कॉमन कलेक्टर का अलग से हमने यहाँ पे क्या किया है, एक फिगर आपको दे दिया है। कलेक्टर को आप देखेंगे इसमें क्या रखा गया है, कॉमन रखा गया है। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल पोर्शन है थोड़ा सा, व्हाट द पीक वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट आरएमएस एसी वोल्टेज। अगर 220 वोल्ट आरएमएस एसी वोल्टेज है तो उसका पीक वोल्टेज क्या होगा। पीक वोल्टेज अगर यहाँ पे आप निकालने जाएंगे, पीक वोल्टेज का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा आपका कि आरएमएस वैल्यू जो है वो अपान 0.707, ठीक है। आरएमएस कितना है यहाँ पे 220 है, उसको अगर हम 0.707 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 311.17। क्या आ जाएगा, 311.17 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है, हाउ द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ सीआरओ कैन बी इंक्रीज्ड। फिर से यहाँ पे देखिए इम्पीडेंस वाला टर्म आया। इम्पीडेंस मीन्स होता है आपका रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस मिला के इम्पीडेंस होता है। तो सीआरओ का अगर इनपुट प्रतिबाधा आपको बढ़ाना हो तो आप क्या करेंगे, तो आप बेसिकली क्या करेंगे, सीआरओ के बारे में हमने आपको बताया था। सीआरओ इस तरह से होती है, इसमें एक डिस्प्ले भी लगा होता है जिस पे आप बाकी चीज़ों जो आप सिर्फ मेज़र कर सकते हो, यहाँ आप उनका विजुअल अपीयरेंस देख सकते हो, जो भी क्वांटिटी आप इसमें मेज़र करते हो। तो इसमें जब किसी चीज़ को कुछ मेज़र करना होता है, जो इनपुट होता है, ये आप इस तरह के नॉब जो लगाते हैं, इसी नॉब में क्या करते हैं, इसको हम प्रोब कह सकते हैं। प्रोब में हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, तो हम इसकी इनपुट प्रतिबाधा को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर से न्यूमेरिकल है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्प्लेड सिग्नल ऑन सीआरओ स्क्रीन कवर्ड बाय 5 डिवीजन विद द टाइम बेस सेटिंग ऑफ 0.2 माइक्रोसेकंड। देखिए जो सीआरओ का भी यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो यहाँ आप देखेंगे ना ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। इसी में आपका ये जो वेव है वो चलता है, ठीक है। क्या चलता है, इस तरह के ऐसे क्या होते हैं, बॉक्सेस बने होते हैं, एंड इसमें आपका ये वेव चल रहा है, ठीक। इन बॉक्सेस पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे एक मीजरिंग रीडिंग टाइप का बना होता है। तो वही ये बोल रहा है कि 5 डिवीज़न, मतलब इस तरह से कि 5 डिवीज़न जो है अगर वो कवर कर रहा है स्क्रीन पे, एंड यहाँ पे जो टाइम बेस सेटिंग है वो 0.2 माइक्रोसेकंड है, तो आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है कि वो क्या फ्रीक्वेंसी वहाँ पे सिग्नल जो है डिस्प्ले करेगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, सबसे पहले जो टाइम का, अगर पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम निकाल लेंगे, टोटल टाइम कितना लग रहा है उसे ट्रैवल करने में। तो टाइम में होता है डिवीज़न कितने थे, डिवीज़न आपका कितना है 5, एंड एक डिवीज़न को चलने में टाइम कितना लग रहा है 0.2 माइक्रोसेकंड। ध्यान दीजिए माइक्रो है ये, ठीक है। तो यहाँ जैसे आप इसको 5 और 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया 1 आ गया बेसिकली। एक क्या आया, लेकिन 1 माइक्रोसेकंड आया, मिली नहीं, माइक्रो है। तो 1 माइक्रोसेकंड में कितने सेकंड होते हैं, 10⁻⁻⁶ सेकंड, ठीक। ये आपका क्या है, टी है। अब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है आपका, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाता है 1/t। 1/t अगर आप करेंगे तो 1/10⁶ आ जाएगा, यहाँ -6 सॉरी, यहाँ अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻+6 हो जाएगा, माइनस वाला सिग्नल हट जाएगा आपका। अब यहाँ आप आंसर मिला लीजिए। 10⁻6 को हम और क्या लिख सकते हैं, ये 10⁻6 क्या आया, हर्ट्ज आया, ठीक। 10⁻6 क्या आया, हर्ट्ज। अब इसे अगर किलो हर्ट्ज में बदलना है तो 1000 से हमें भाग देना होगा। 1000 मतलब क्या होता है, 10⁻3, तो यहाँ से 3 घात कट जाएगी, क्या बचा, 10⁻3 किलो हर्ट्ज, ठीक है। अब 10⁻3 किलो हर्ट्ज मतलब क्या हो गया, 1000 किलो हर्ट्ज। तो राइट आंसर क्या आ गया आपका, 1000 किलो हर्ट्ज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपकी रहेगी। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर यहाँ पे, व्हाट डिफेक्ट विल ऑकर इन द रेडियो इफ द पल्सेशन आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द इनपुट ऑफ द रेक्टिफायर। अगर रेडियो में क्या खराबी आएगी, अगर जो पल्सेशन है रेक्टिफायर के इनपुट से उसे ना हटाया जाए। तो अगर पल्सेशन को आप नहीं हटाएंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, साउंड आपका कभी क्लियर नहीं आएगा, एक गुनगुनाती हुई हमिंग साउंड आएगी, जो कि आपको हमेशा मतलब अच्छी नहीं लगेगी फिलहाल आपके कानों को। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, हमिंग साउंड आपको आएगा अगर आपने उस पल्सेशन को
नहीं हटाया तो रेडियो वेव्स हैं उसमें बीच बीच में पल्सेशन रहेगा इस तरह का, तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन नंबर 66 है, हाउ डज द डिप्लीशन रीजन बिहेव। डिप्लीशन रीजन आप सभी जानते होंगे, जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें जो रिक्तीकरण क्षेत्र है वो कैसा व्यवहार करता है। तो रिक्तीकरण क्षेत्र हमेशा एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है, एक इंसुलेटर की तरह, जिसके बीच में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं अगर थोड़ा सा। तो ये आपका डिप्लीशन रीजन रहता है। इसमें क्या होता है, जो ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं वो क्या करते हैं, जाके यहाँ पे कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है, एंड क्या करते हैं, एक कंप्लीट मॉलिक्यूल बना लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ये एरिया जो रहता है पूरा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन बचता नहीं है। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं तो वो डिप्लीशन रीजन हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कोई आवेश ही नहीं है, तो फिर प्रवाह कैसे होगा धारा का, क्या हो जाएगा, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है, एंड पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, व्हाट द पावर गेन ऑफ सीई एम्पलीफायर विद अ वोल्टेज गेन ऑफ 66 एंड बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 100। यहाँ पे ट्रांजिस्टर का जो बीटा पोर्शन है उसका वैल्यू दिया है 100 एंड वोल्टेज गेन कितना दिया है, 66 दिया है, ठीक है, एक सीई एम्पलीफायर का। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे पावर गेन निकालना है। तो पावर गेन का एक फार्मूला होता है, उसको पीजी लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। पावर गेन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, वोल्टेज इंटू बीटा। वोल्टेज कितना है 66, बीटा कितना है 100, बहुत सिंपल है, कितना आ गया 6600। राइट आंसर क्या है आपका 6600। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 68 नंबर, व्हाट इज द इफेक्ट इफ SCR इज लैच्ड इनटू कंडक्शन एंड गेट करंट इज रिमूव्ड इन DC। ध्यान दीजिए, क्या प्रभाव होगा अगर SCR को चालन में लैच किया जाए, ठीक है। SCR का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा अगर आप यहाँ वीडियो देख रहे हैं इस समय तो, क्योंकि प्रीवियस पार्ट में कई बार SCR की चर्चा हो चुकी है। और DC में गेट करंट हटा दिया जाए तो क्या होगा। अगर आप गेट करंट हटा देंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो गेट होगा वो अपना कंट्रोल जो है लूज कर देगा कंडक्शन के ऊपर। गेट जो है चालन पे अपना क्या करेगा, नियंत्रण खो देगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द इफेक्ट ऑफ पिंच ऑफ वोल्टेज इन जेफेट, ठीक है। जेफेट में पिंच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव होता है। नो डिप्लीशन रीजन एग्जिस्ट, मतलब कोई रिक्तीकरण क्षेत्र मौजूद नहीं होगा। ड्रेन करंट बिकम्स जीरो, जो ड्रेन करंट है वो जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। रिवर्स बायस वोल्टेज बिकम्स जीरो, जो रिवर्स बायस वोल्टेज वो शून्य हो जाएगा। या चैनल का चौड़ाई का अधिकतम मान। तो राइट आंसर यहाँ पे ड्रेन करंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, which supply indicates by the color of conductor exhibited on red, blue and black। लाल, नीला और काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति जो है इंगित करती है। सप्लाई DC 3 वायर सिस्टम, सिंगल फेज AC सिस्टम, सप्लाई AC सिस्टम 3 फेज, या अपैरेटस AC सिस्टम 3 फेज। देखिए यहाँ थोड़ा सा आपसे गलतियाँ हो सकती हैं। यहाँ बोल रहा है रेड, ब्लू, ब्लैक। AC में हम लोग क्या रखते हैं, RYB, याद होगा अगर आपको, RYB रखते हैं, बट यहाँ पे क्या आ गया, रेड, ब्लू, ब्लैक आ गया, RBB आ गया। तो ये क्या होता है ना कि ये AC के लिए ना होके क्या होता है, जो DC के 3 वायर सिस्टम होते हैं उसमें ये कलर कोडिंग आपकी यूज की जाती है। RYB जो है AC में आपका यूज किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, सप्लाई DC 3 वायर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हिच केबल टाई आर यूज टू बंच द वायर्स। तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग जो है किया जाता है। तार जैसे कई सारे जा रहे हैं, पैनल बोर्ड असेंबली हो सकती है, कोई भी एक आपका असेंबली हो सकता है, वायरिंग हो सकता है। तो उसमें क्या करते हैं हम, तारों को ऐसे तो नहीं ऐसे खुला छोड़ देंगे तो इधर उधर वो क्या रहेगा, लूज रहेगा, फैलेगा। तो उसे हम किसी न किसी चीज़ से, केबल बंधों से उसे बांधते हैं। तो वो क्या रहते हैं, सिल्क टाई होते हैं, रेशम के धागे होंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। PVC टाई, नायलॉन टाई या कॉटन टाई। तो कॉटन टाई वगैरह से नहीं बांधेंगे हम, किससे बांधेंगे उसे, नायलॉन टाई से। आपने देखा भी होगा इस तरह की होती है लॉकिंग, एक बार आपने इसको बांध दिया फिर इसे काटना ही पड़ता है जनरली, ये खुलती नहीं अपने आप। इसीलिए इसका यहाँ पे प्रयोग करते हैं कि ऐसा ना हो कि किसी रीजन से वाइब्रेशन हो, हिलना डुलना हो, कोई भी रीजन हो तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाए, ठीक। इसलिए इस टाई का यहाँ पे यूज़ करते हैं, काफ़ी मजबूत भी होती है, आप सभी ने देखी भी होगी इसे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हिच डिवाइस इज अवॉइडेड इन द पैनल बोर्ड असेंबली। एक पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है। ध्यान दीजिए, पैनल बोर्ड असेंबली में आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, ठीक है। एंड जो इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए किसी मोटर को ऑपरेट करने के लिए पैनल बोर्ड लगाया गया है, तो उसमें उस मोटर
की मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे होंगे, ठीक है, जो डिस्प्ले करेंगे चीज़ों को बेसिकली। कंट्रोल डिवाइसेस लगी होंगी, वो कंट्रोल करेंगी। लैंप लगा होगा, ये सारी चीज़ें उसमें आपको दिख जाएंगी। लेकिन जो सेंसर पार्ट है ना, सेंसर का काम क्या है कि किसी पैरामीटर को सेंस करके पैनल बोर्ड में भेजना, जिससे हमें वहाँ सिग्नल मिल सके क्या है क्या नहीं। तो अगर हम सेंसर कोई पैनल में लगा देंगे तो मोटर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मोटर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, मोटर का टेम्परेचर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, उसका आरपीएम कितना क्या है, ये सारी चीज़ें सेंसर हम मोटर पे लगा के रखेंगे, तब हमें पैनल बोर्ड में मिलेगा। यानी जो सेंसर पार्ट है ये पैनल बोर्ड में नहीं लगा होगा। बाकी इंडिकेटिंग लैंप, आइसोलेटिंग स्विच, पुश बटन स्विच, ये सब कुछ आपको पैनल बोर्ड असेंबली में मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, सेंसर जो होगा आपका ये पैनल बोर्ड में नहीं लगा होगा, अवॉइड किया जाएगा उससे। ये पैनल बोर्ड्स होते हैं इस तरह से, बड़े बड़े होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में पूरे घर घर जैसे पैनल बोर्ड आपको दिखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 73 नंबर, व्हाट द नेम ऑफ द डिवाइस मार्क्ड एज एक्स। ये डिवाइस क्या है आपका जो एक्स रूप में मार्क किया गया, तो ये बेसिकली यहाँ पे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। क्या है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। ये मेन कॉन्टैक्ट, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, सहायक कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ द वायरिंग एसेसरीज यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में ये वायरिंग एसेसरीज क्या है, तो ये क्या है ना कि एक ऐसी जो यहाँ पे एसेसरी दिखाई गई है, इस पे जनरली क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट जो है किसी चीज़ को माउंट कर सकते हैं डिवाइस को। ये इसे हम बोलते हैं डिन रेल। क्या बोलते हैं, डिन रेल। कुछ इस तरह का आपको यहाँ फिगर दिखा दें हम, ये देखिए, ये आपकी डिन रेल है। आपने देखा भी होगा जो आपके पास घरों में भी बोर्ड असेंबली होती है एमसीबी वगैरह जनरली, उसमें इस तरह का डिन रेल बना हुआ है। अब आपको इस डिवाइस को माउंट करना, आप देखिए डायरेक्ट इस पर क्या कर सकते हैं, इसको माउंट कर सकते हैं। कोई स्क्रू, कोई नट बोल्ट कुछ आपको इसमें लगाना नहीं है। इसे लगाना निकालना बहुत आसान हो जाता है इस डिन रेल की वजह से, ठीक है, देखा होगा आप सभी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द डिवाइस मार्क्ड एज एक्स इन द सर्किट। इस सर्किट में जो एक्स के रूप में ये डिवाइस है ना, इसका आपको नाम बताना है कि क्या है। ये सर्किट का थोड़ा सा फोटो और नहीं मिल पाया कहीं से, तो इसका डिवाइस का आप नाम याद कर लीजिएगा, ऐसा अगर आता है तो। कॉन्टैक्टर है, नो वोल्ट कॉइल है, स्टॉप बटन है, या ओवरलोड रिले ट्रिप है। तो ये बेसिकली यहाँ पे आपका ओवरलोड, एक रिले ट्रिप यहाँ पे लगाया गया। ओवरलोड होता है, कुछ होता है, तो ये सर्किट को ट्रिप कर सकता है, ठीक, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एंड अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन की, विच रजिस्टर यूज टू मेजर लाइट इंटेंसिटी। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, VDR का, NTC, PTC या LDR। जो भी राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड प्लेलिस्ट जाके डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लीजिएगा, बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली अपडेट साथ अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना।